नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के डेली पीटी पॉइंटर्स अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर हम लोग बात करेंगे। द हिंदू ने अपने पेज नंबर 3 पर और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर इस न्यूज को कवर किया था और ये जनरल स्टडी पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस के अंतर्गत ये कवर होगी। ये न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने पर सहमति जताई है, जो राज्यपाल को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं इसके विषय में। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ पश्चिम बंगाल राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। राज्यपाल के ऊपर ये आरोप लगा है। पूरी न्यूज के ऊपर हम लोग और गहन चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अनुच्छेद 361(2) के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से पूर्ण छूट देने वाली संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 361 की समीक्षा करने के लिए राजी हो गया है और कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से छूट के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया है और साथ अटॉर्नी जनरल से इस मामले की सुनवाई में सहायता करने का आग्रह किया है। मामले में 12 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस आर्टिकल से संबंधित प्रावधान आपको आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपके मेंस में पूछा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण छूट प्रदान करता है। अब हम लोग अनुच्छेद 361(2) की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 361(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही किसी भी अदालत में नहीं चल सकती, यानी उनके पद पर रहते हुए ना तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है और न किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही चल सकती है। बंगाल राजभवन की एक महिला जो संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण छूट देने वाले इस प्रावधान पर सवाल उठाया है। महिला ने बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस, उनका पूरा नाम है सीबी आनंद बोस, पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करे कि राज्यपाल के लिए किस सीमा तक अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक मुकदमे से छूट लागू होगी। राज्यपाल किस हद तक संविधान में मिली इस छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो वह बंगाल पुलिस को मामले की जांच करने और राज्यपाल का बयान दर्ज करने का आदेश दे। शुक्रवार को यह याचिका जो चीफ जस्टिस हैं भारत के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी और महिला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जो श्याम दीवान ने राज्यपाल को अनुच्छेद 361 में मिली छूट का मुद्दा उठाया और याचिका में लगाए गए आरोप का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जांच ही ना हो, क्योंकि कई बार इस पद पर रहते हुए लोग अपने अधिकारों और अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करके अभी ही साक्ष्य एकत्र किए जाने चाहिए और इसे अनिश्चित काल तक नहीं टाला जा सकता। उन्होंने कहा कि कोर्ट याचिका में की गई मांग सी और डी पर नोटिस जारी करे और मांग सी में पुलिस को जांच करने और राज्यपाल का बयान दर्ज करने का निर्देश मांगा गया है, जबकि मांग डी में राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 में आपराधिक कार्यवाही से मिली पूर्ण छूट का दायरा तय करने और दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में सिर्फ बंगाल सरकार को पक्षकार बनाया गया है। तो साथियों, अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज है पीआईबी ने कवर किया था और ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आईआर सेक्शन में शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्सुला वान डेयर लेयन को यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी है। अब बात कर लेते हैं कि यूरोपीय कमीशन क्या है। यह यूरोपीय संघ का कार्यकारी निकाय है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं पर भी बात कर लेते हैं। नए कानून और नीतियां प्रस्तावित करना ये यूरोपीय कमीशन का काम है। उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना, यूरोपीय संघ के बजट का प्रबंधन करना। इसके अतिरिक्त यह वैश्विक मंच पर यूरोपीय संघ के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यूरोपीय संघ के देशों के बीच समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ में 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये GS2 के अंतर्गत पॉलिटी के अंतर्गत ये न्यूज कवर होगी जो आपसे जुड़ी हुई है न्यूज। ये यूपीएससी से संबंधित है। देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जो वर्ष 2029 में अपने कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 5 वर्ष पूर्व व्यक्तिगत कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी के विषय में थोड़ा और।
जो आपके एग्जाम से संबंधित हो सकता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 और भाग 14 के तहत अनिवार्य एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट इसलिए जरूरी हो गया, देखिए यूपीएससी इस बार अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में न केवल आर्टिकल से जुड़े क्वेश्चन पूछा था बल्कि पार्ट भी पूछा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस पार्ट में आते हैं, संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। आयोग का नेतृत्व एक चेयरमैन करता है जिसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। जब अभी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जाम पास करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब आपको बोर्ड के बारे में और पता चलेगा किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति के विषय में। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो यूपीएससी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस पद पर बने रहेंगे। अब हम लोग अपनी अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 10 पे कवर किया था और ये कल्चर से जुड़ी न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आएगी। ये न्यूज ये है कि अहोम राजवंश की असम की 700 वर्ष पुरानी टीला दफनाने की प्रणाली को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची के लिए विचार किया जाएगा। ये सत्र नई दिल्ली में होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अहोम मोइदम के विषय में। क्या है ये? देखिए, मोइदम अहोम राजाओं, रानियों और अमीरों के दफनाने के टीले होते हैं और मोइदम शब्द ताई शब्द फ्रांग माई डैम से लिया गया है, जहां फ्रांग माई का अर्थ है कब्र में दफनाना और डैम का अर्थ है मृतकों की आत्मा। ठीक है, मृतकों की आत्मा को दफनाना। यदि इसका नॉमिनेशन हो जाता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की यानी नॉर्थ ईस्ट की प्रतिष्ठित सूची में पहला सांस्कृतिक स्थल बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 19 पर और ये आईआर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। न्यूज ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों, साथ ही उनके बच्चों और नाती नातिनों के लिए सरकारी नौकरी में 30% कोटा वापस करने का विरोध करने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन में 50 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अदालत के आदेश से ये पूरा प्रेरित है। क्या है ये? 5 जून को हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों द्वारा दायर एक मुकदमे पर फैसला सुनाया जिसमें 30% आरक्षण को बहाल किया गया और अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र को रद्द कर दिया गया जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और अन्य कोटा को समाप्त कर दिया गया था। कोटा के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% कोटा के अलावा महिलाओं और पिछड़े जिलों के लिए 10% कोटा, आदिवासी समुदायों के सदस्यों के लिए 5% कोटा और विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% कोटा है, जिससे कुल आरक्षण 56% हो जाता है। तो साथियों, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।